प्रॉब्लम है। आधा आधा हाथ नहीं उठाना है, हाथ पूरा उठाइए। कितने लोगों को लग रहा है कि जीएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? और ये भी क्लियर है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या प्रॉब्लम बड़ी हो। भाई दुनिया कहाँ पहुंच गई सोचिए। ऐसे ऐसे युद्ध में प्रयोग हो रहे हथियारों का सलूशन आपके पास है। इतने खतरनाक वायरस का एंटीडोट आप बना ले रहे हैं। तो पढ़ने का सलूशन नहीं मिलेगा दुनिया में। यानी कि आप सबसे छोटी प्रॉब्लम पर बात करने जा रहे हैं। दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि जीएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट ये डिस्कस करें हम कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, क्या करना है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां आप लोगों को समझ में आए कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, आप हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस आपसे करूंगा कि जीएस कैसे पढ़ें। बड़ा अजीब सी बात लगती है, कई बार लगता है कि सर कैसे क्या पढ़ना है, किताब उठाएं पढ़ने लगे हैं, ऐसा लगता है ना। तो ये बताइए कि सबके पास तो बुक है ही है, किताबें तो सबके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट कॉमन जो बुक है जीएस की वो है लुसेंट जी के, है ना, और वो सबके ही पास है। कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी है? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो नींद आने की दवा से बेहतर है, लुसेंट लेके बैठो नींद आ जाएगी 10 मिनट में। ऐसा है ना। जैसे एक पेज पढ़ खत्म होते होते नींद आ जाती है आपको। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि केवल किताब खरीद लेने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। बुक आपके पास है, लेकिन बुक को कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। बुक्स आपके पास है, देखो। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जीएस का, कि जीएस को पढ़ने के लिए आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। कैसे अप्रोच डेवलप करनी है, देखिए। अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी आपको दो तरीके की। एक तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का अप्रोच विकसित करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? ये अप्रोच आपकी डेवलप होगी थॉट प्रोसेस से। ये अप्रोच आपकी डेवलप होगी कैसे? जो आपकी सोच है, आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपके सोचने की प्रक्रिया है, उससे ये जीएस का पढ़ना डेवलप होगा फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली आई एम टॉकिंग। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये एक स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन को हम कौन सी स्क्रीन कहते होंगे? ये एलईडी है। एलईडी का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं? ये कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है? सामने लगे कैमरे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? एसी किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये कैसे काम कर रहा है? ये कोई आकर के आपको पढ़ाएगा तभी आप सोचेंगे। इसका मतलब है कि आपके अंदर सामान्य सामान्य प्रज्ञा, जिसे आप कहते हैं ना, एक प्रज्ञावान मानव हैं आप। यानी कि आपका बुद्धि विवेक आपके अंदर है। तो जब आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक रोबोट जैसे हैं, कि जितना आपसे कोई कुछ कह देगा उतना आप कर देंगे। यही तो है, आजकल तो रोबोट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो भी सोच ले रहे हैं कि उनसे कहो गाली दो तो क्या कहते हैं? नो इट्स नॉट, इट्स रॉन्ग, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, कहते हैं ना वो। तो रोबोट भी इसका मतलब बुद्धिमान हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर तो आप लोग तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक हैं। हम्म, नहीं है क्या? ऐसा ही तो है। एनीवे, तो सोच आपको विकसित करनी पड़ेगी। इस सोच को ना आप सुनिए, इस सोच से आप 24 घंटे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, 24 आवर। कहेंगे सर कुछ देर सोना भी तो है, ये कहने जा रहे थे क्या? यही कहने जा रहे थे, सोना भी तो है। तो ये बताओ, सोने में भी तो सपने देखते हैं, सोने में सपने देख लेते हैं कभी कभी ना। उस पर भी प्रश्न आयोग पूछता है कि जो सपने आपने देखे, वो कल आपको याद है कि आपने कल कौन सा सपना देखा था, यह किस विटामिन की वजह से है? इस पर भी आयोग ने सवाल आपसे पूछा कि कौन से विटामिन की वजह से सपने में देखी गई बातें आपको याद रहती हैं। तो फिर तो एग्री करो ना कि सो रहे हैं तो कोई हार्मोन रिलीज हुआ होगा जिसने सोने के लिए इंस्पायर किया होगा। जगे तो कैसे टाइम पे जग गए। इसका मतलब है कि पढ़ाई तो 24 घंटे हो सकती है। समझ रहे हैं? तो आपको जो पढ़ाई पढ़नी है वो कैसी पढ़नी है? 24 घंटे वाली, राइट। कुछ भी खाने के लिए आपके सामने आया, किसी ने कहा बादाम खा लो, बुद्धि तेज होगी। तो हो सकता है कि मिथ हो सकता है कि हाइपोथेसिस हो, मिथ हो, नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन तो उठता है ना कि बादाम में ऐसी कौन सा कंटेंट है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, कौन सा ऐसा मिनरल है, फैटी एसिड है, तो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्या है, कैसे बुद्धि तेज हो जाएगी भाई? क्यों नहीं? काजू खाने के लिए कह रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
तो अगेन ये बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मिलेट्स खाने के लिए आपको क्यों कोई प्रमोट कर रहा है। आपके थाली में 4 आइटम आ रहे हैं, यू शुड थिंक दैट कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन किस में है, फैट किस में है, और ये तो आपके एग्जाम का हिस्सा है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि 24 घंटे की पढ़ाई शुरू कर देनी है, राइट। अब दूसरी बात आते हैं, अप्रोच यहाँ से बनने लगेगी। अप्रोच आपको जो बनानी है, हमने कहा कि एक बनानी है आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि समझाते हैं, दूसरा बनाना है इंट्रा डिसिप्लिनरी। अब इस बात को समझो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, लेट से आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया जीएस में, और मान लीजिए आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, मुस्लिम आक्रमण आपने पढ़ना शुरू किया, और आपने पढ़ा कि हिंदू कुश की पहाड़ियों की तरफ से इनिशियल इन्वेजन शुरू हुए। तो पहला ध्यान आपका इस पर जाना चाहिए कि हिंदू कुश की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वो श्रीलंका के पास होंगी। यदि मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं तो या तो वो अरबी आक्रमण होंगे या तो वो टर्क आक्रमण होंगे। तो अरब या टर्क आएंगे तो वो श्रीलंका की तरफ से तो आएंगे नहीं, और उधर तो भारत का कोई भौतिक विभाजन ऐसा हुआ ही नहीं कि वहां पर हिंदू कुश की पहाड़ियां होंगी। तो जब आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और आपने सोचा कि भाई अरब इन्वेजन हुआ तो वो किधर से आए, हिंदू कुश से, तो इसका मतलब है कि आपको हिस्ट्री के साथ क्या लिंक बन रहा है, ज्योग्राफी लिंक करना है। एग्जैक्टली डिफरेंट का मतलब है कि एक सब्जेक्ट को जब हम दूसरे सब्जेक्ट से इन्वॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। हिंदी में इसे आप कह सकते हैं कि अंतर विषय समझ, यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ समझ। यहीं पर तीसरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं कि जब फर्स्ट अरब इन्वेजन हो रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम का, तो वहां सिंध रीजन में जो किंग है, राजा है, वो दाहिर है। तो इसका मतलब है कि उस समय कोई राजा भी था, राजा था तो स्टेट रहा होगा, प्रजा रही होगी, स्टेट रहा होगा, प्रजा रही होगी, हमारे मित्र राष्ट्र भी रहे होंगे, वो स्टेट की फिलोसफी में सब शामिल है। इसका मतलब है कि ये हिस्ट्री यहीं पर लिंक कर रही है किसको, पॉलिटी को। और क्या मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के बाद कोई ट्रेड ऑप्शन भी ओपन हुआ? आंसर है यस, क्योंकि इंडिया टू अफ्रीका का रूट हमने समझा, इंडिया टू अरब से आवागमन हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यस या नो? किस प्रकार का हम व्यापार कर सकते हैं, किन चीजों का व्यापार कर सकते हैं, वो यहां से लिंक करेगा इकोनॉमी को। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री आप पढ़ना शुरू किए तो आपने पॉलिटी टच करना शुरू किया, ज्योग्राफी टच करना शुरू किया, आपने इकोनॉमी टच करना शुरू किया। क्या मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कोई ऐसे हथियार भी आए थे जो दूर से ही हमला कर देते थे? आंसर होगा यस, जस्ट लाइक द मिसाइल। अंतर सिर्फ इतना है कि मिसाइलों में बारूद और बम भरे हुए हैं और उन हथियारों से पत्थर के गोले फेंके जाते थे, राइट। इसका मतलब है कि इसी से हम साइंस एंड टेक भी टच कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, बताओ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी कोई एक विषय आप पढ़ें तो आप उसको दूसरे विषयों के साथ जोड़ना शुरू करें। ये कहने में थोड़ा आसान लग रहा है, बट यू आर अ लर्नर, डेफिनेटली आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, पहले उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए उसके लिए जरूरी ये है कि या तो आप सेल्फ स्टडी करें। अब सेल्फ स्टडी से कैसे आपके पास सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा वो बताते हैं। सेल्फ स्टडी से यदि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरू करेंगे आप, और 10th तक का तो मिनिमम पढ़ना है। 11th-12th में भी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ना है, साइंस वाले में कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, कॉमर्स अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स एक आधी ही पढ़ना है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि अब जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कम से कम, ठीक से पढ़ने के लिए 1.5 ईयर तो आपके पास चाहिए होगा। इस समय आप और कुछ ना कर रहे हो, केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तसल्ली से, और उसमें जो काम आपको दिए गए एनसीईआरटी द्वारा वो सब करें, एक्टिविटी करें, समझें उसको, तो तब जाकर के इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उसके बावजूद भी कुछ जगहों पर जाकर के, कुछ टॉपिक पर जाकर के आप ब्लैंक हो जाएंगे, राइट। अब सपोज दैट कि इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 11 से तैयारी शुरू नहीं करी है। एनसीईआरटी पढ़ने का जो सही समय फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज द स्टेज ऑफ क्लास 11th। यदि आपने क्लास 11th में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया तो आप मान के चलो कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब वो समय यदि बीत चुका है, आपको लग रहा है कि नहीं हम तो काफ़ी आगे निकल गए उससे, तो अब इसके बाद दूसरा जो तरीका होता है, जिसे आप कहते हैं कोई मेंटर हो आपके पास, टीचर हो,
या फिर कोई सीनियर हो, मेंटर को सीनियर भी मान सकते हो। अब ये मेंटर या टीचर किसी न किसी के पास या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालयों से तो आप बाहर निकल चुके हैं, वहां पर तो जो आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, या तो फिर आपके घर में कोई हो जो इतना एक्सपर्ट हो कि आपका इंटरेस्ट हर विषय में जनरेट कर दे, राइट। तो बेहतर इसमें भी ये है कि घर के लोगों को या फ्रेंड्स को आप मेंटर या टीचर ना बनाएं, क्योंकि उसमें एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप अपने ही घरों में छोटे भाई बहन को पढ़ाना शुरू करते हैं, देखिए तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यस या नो? पता चलता है कि आप खुद दुनिया को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने घर में पढ़ाने के लिए आपने किसी ट्यूटर को हायर कर रखा है। यस या नो? क्योंकि वो एक साइकोलॉजी है, वो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यदि आप किसी के मन में ये चलता है ना कि नहीं सेल्फ स्टडी करके मैं कर लूंगा, डेफिनेटली कंग्रेचुलेसन, लेकिन समय लगेगा कम से कम 4-5 साल 6 साल। और यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं तो वही चीज़ आपको 6-7 महीने के अंदर ही वो सिस्टमेटिकली समझा देते हैं। तो ये सब्जेक्ट की अप्रोच खुद से बनानी है तो एनसीईआरटी पकड़िएगा, लूसेंट से अप्रोच नहीं बनेगी। यदि आपको लगता है कि लूसेंट पढ़ के हम अप्रोच डेवलप कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। क्योंकि लूसेंट या इस टाइप की किसी भी बुक में जो वन लीनियर जी की जीएसजी की बुक है, उसमें सिर्फ फैक्ट लिखे हुए हैं। ये लिखा ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बस क्यों हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। और जब तक क्यों वाला फैक्टर ओपन नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर? दूसरा पॉइंट पर भी आते हैं, कैसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है भाई इंट्रा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि कई बार शब्द परेशान करते हैं। इंटर का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक विषय से दूसरे विषय के अंदर हमें जोड़ना है। इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट के एक हिस्से को हमें दूसरे हिस्से से जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक करंट एग्जांपल लेते हैं। अभी जो आपका हार्मुज स्ट्रेट है वो चोक हो गया था बिल्कुल, अभी भी क्राइसिस चल रही है, चल रही है ना। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड मैपिंग का हिस्सा है, बट उससे इंडियन ज्योग्राफी पर कहाँ कनेक्टिविटी बन रही है। यानी कि हार्मुज से हम आएंगे तो जो हमारे ऑयल कंटेनर्स हैं वो पारादीप और विशाखापट्टनम जैसे एरियाज में, चेन्नई में जाएंगे वो अनलोड होने, या फिर वो मुंबई वाले रीजन में अनलोड होंगे। कहाँ ईजी है हमारे लिए, ये कैसे समझ में आएगा? जब हमें एक ही सब्जेक्ट के अंदर 2 पॉइंट क्लियर होगा और हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे। यस या नो? भारत में जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो अंग्रेजों के बाद आने के बाद कैसा हुआ, यानी कि प्री ब्रिटिश एरा और पोस्ट ब्रिटिश एरा, क्या प्रभाव पड़ा, इसका मतलब है कि हम मेडिवल हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक ही विषय के अंदर जब आप 2 तरीके का अप्रोच रखते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच। ये दोनों आपको रखना पड़ेगा, राइट। और ये सब करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि फुल ऑफ कंसंट्रेशन में बैठना पड़ेगा, यह मान के कि हमें करना है, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले आने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है देश दुनिया में क्या चल रहा है। देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। देश दुनिया में एक ही टाइम पर अलग अलग डोमेन में अलग अलग चल रहा है। जैसे आप इंस्टाग्राम की टॉप ट्रेंडिंग रील देखिए, कौन सी रील टॉप ट्रेंडिंग चल रही है। यदि उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू मेक अ रील, और आप चाहते हैं कि आपकी रील वायरल हो जाए, यही तो। अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट इसमें क्यों आएगा कि आज की टॉप ट्रेंडिंग रील क्यों कौन सी है? इसका मतलब है कि हम ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि रील बना के पैसा कमाना हमें, हाँ या ना। अच्छा बताइए, जो लोग 30 सेकेंड में डांस करके 15 मिलियन व्यूज ले आ रहे हैं, हार्मुज में कैसी क्राइसिस है, उनसे कोई खास मतलब है क्या? कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन आप जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। कैसे होगा? आज के ज़माने में जनरली कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, फिर भी यदि न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते हैं तो न्यूज़ सुनना शुरू कर दीजिए, न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए। भाई यदि आप लिटरेचर से दूर हो रहे हैं तो या तो ऑडियो पर शिफ्ट होंगे या तो वीडियो पर शिफ्ट होंगे, होगा ना ऐसा? बेहतर होगा कि लिटरेचर भी देखिए, पढ़िए इसको, ऑडियो और वीडियो भी करते रहिए, क्योंकि जो न्यूज़ में डिस्कशन और एनालिसिस होते हैं वो आपके जीएस के एंगल को ओपन करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट पैदा करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इतना काम यदि आप डेली बेसिस पर करना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में एक्सपर्ट तभी बन सकता है जब पहले उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। कुछ लोग नेचुरली, आप देखिए, नेचुरली बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, डिग्री
तो बस उनकी फॉर्मेलिटी रहती है। वो 3 इडियट आपने देखा है ना। और कुछ लोग जबरदस्ती इंजीनियर बनाए जाते हैं कि नहीं तुमको बेटा करना ही है, बीटेक ही करना है, एमबीए ही करना है, तो वो अपने ट्रेड में फिसड्डी हो जाते हैं, सब करने के बाद भी फ्लॉप रहते हैं। समझ रहे हैं। सेल्स में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी ने कहा कि एमबीए इन सेल्स कर लो, तो फिर करने के बाद ही क्या रह गया, सब बेकार हो गए। हाँ या ना बताओ। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि इंटरेस्ट जिन चीजों से जनरेट हो सकता है उस पर फोकस करना है, राइट। दूसरी बात यह है कि आपको, किताब तो सबके ही पास है, सिस्टमेटिक और राइट बुक का चयन करना है कि कौन सी किताब हमारे लिए सफिशिएंट है, राइट। इसके अलावा हमने कहा लेक्चर सुनने से बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो जो क्लासरूम के लेक्चर्स हैं, टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं, यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कहीं आपके पास कोई है जो आपको पढ़ा रहा है, तो उसमें कंटिन्यूटी रखिए। कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर भी लागू होती है। न्यूज़पेपर आपने एक दिन पढ़ लिया कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्या रखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा मूल है आपकी सफलता का। तो अप्रोच कैसे डेवलप होगी ये समझ में आ रही है। इसी में जो सबसे बड़ी समस्या इधर से आई थी कि सर करंट अफेयर सबसे बड़ी समस्या है, क्लास से पहला डाउट आया था। आप लोग क्या चाहते हैं कि करंट अफेयर के कैप्सूल मिल जाएं, कि एक ही क्लास में 1 साल का करंट अफेयर समाप्त, ऐसा होगा। चलो मान लिया किसी टीचर ने एक ही क्लास में खूब मेहनत करके 1 साल का करंट अफेयर पिछले 10 घंटे में अपना कंटेंट तैयार किया और उसने आपको पढ़ा दिया। सो इज इट पॉसिबल, एक दिन में आप ऑन एन एवरेज कितनी रोटियां खाते हैं जी, 4 मान लेते हैं, सब लोग मान लीजिए 5 मान ले एवरेज, अरे सब मिला के दोनों टाइम, यदि उसके भी स्टार्च से उसके भी कार्बोहाइड्रेट को हम रोटी में कन्वर्ट कर लें तो ऑन एन एवरेज कितनी, 5 रोटियां मान लें। हाँ चलो ठीक है, तो 5 मान के मल्टीप्लाई करिए 365 से, 5 मान करके 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है 1825 ना। चलिए समझिए जरा, एक दिन में आपने कहा कि 5 रोटी सर खाते हैं, आराम से समझना इस बात को, बहुत बड़ी बात होती है। तो 365 में आपने कहा कि सर ये आपका 365 इंटू 5 हो जाएगा, और आपने कहा कि सर ये हो जाएगा 1825, यही होगा ना। 1825 छोड़िए, यदि केवल 25 रोटी आज रख दिया जाए कि आज खाना है 25 और डाइजेस्ट करना है, तो अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, यदि जबरदस्ती करके खा भी लिया तो, आया ना। तो फिर जब 5 दिन का रोटी आपसे डाइजेस्ट एक साथ नहीं हो रहा है तो करंट अफेयर कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा भाई, समझे कि नहीं। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर एक नशा है। क्या है, हमने कहा कि करंट अफेयर को एक नशे जैसे बनाइए, इसे रोज चाहिए आपको, पर डे। यदि आपने करंट अफेयर पर डे नहीं पढ़ा तो कभी करंट अफेयर आपका तैयार नहीं होगा। वजह क्या है कि एट द मोमेंट ऑफ एंड जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं उससे 1 सप्ताह पहले आप जो रिवीजन करते हैं वो सिर्फ करंट अफेयर का करते हैं। किसका करते हैं, वो तब रिवीजन में मजा आता है। जैसे आप मेरी बात समझना, 1 साल आपने पर डे करंट अफेयर पढ़ा, जैसे मान लीजिए अभी एक क्रूज डूब गई, कहाँ पर, मध्य प्रदेश जबलपुर में, बड़ा ही दुखद घटना है, मानवीय संवेदनाएं आपको दिख रही हैं। अभी से पहले अभी बताया था आप लोगों को, एक नाव डूब गई थी, कहाँ पर। और दुर्भाग्य ये है कि एक जगह से भी हम दूसरी जगह सीख नहीं ले पा रहे हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्या फिर वहाँ राष्ट्रपति जी गई होती तो क्या क्या ऐसी व्यवस्था होती क्या। राष्ट्रपति जी तो छोड़िए, कोई मंत्री जी स्नान करने गए होते, हाँ विधायक भी आते तब भी थोड़ा पुलिस वाला एक्टिव हो जाता ना। तो सोचिए कि क्या आम आदमी की जान कोई कीमत नहीं है। तो अब ये आपसे मान लीजिए पूछा जाए, सपोज दैट आप स्पेशली एमपी का एग्जाम देने चले गए हो, तो पूछ लेगा किस डेट को क्रूज डूबी थी। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत फैक्चुअल पेपर, आयोग वाले ये करते हैं वो करते हैं, क्या हर साल हर रोज क्रूज डूब रही है क्या। ऑपरेशन सिंदूर का डेट यदि आपको याद नहीं है, आप सोचेंगे कि इकट्ठे लास्ट में याद करेंगे, तो आपसे बड़ा पृथ्वी पे कौन मूर्ख है जो मतलब अपने सर पे बोझ बढ़ाया जा रहा है। हाँ या ना बताओ, समझ रहे ना। वो क्रूज कहाँ डूबी, कोई झील थी, कोई नदी थी,
कोई डैम था तो कौन सा डैम था, कब बना वो डैम, किस किस पर्पज के लिए डैम बना है, इस पर किसी ने अपना नोट्स तैयार किया? यदि तैयार किया तो समझिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। यदि नहीं तैयार किया तो आप रोबोटिक इस सिचुएशन में, वो भी रोबोट पुराना वाला प्रोटोटाइप रोबोट जो बताने पर काम करेगा, नया वाला वो भी नहीं आ पाए। इसका मतलब आप आज से कम 50 साल पीछे वाली जिंदगी में जी रहे हैं। समझ रहे हैं ना? और पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल का सही डायरेक्शन में यूज होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर के इस फिलॉसफी से बाहर निकलिए कि हम मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, एनुअल मैगजीन पढ़ लेंगे, हाफ एनुअल पढ़ लेंगे। वो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ते रहना है, और जो एनुअल आएगा उसको लेकर के एक नज़र पलटते रहना। तो जब आप रोज पढ़े रहेंगे और एनुअल देखेंगे, तब आप जब जाएंगे वहां पर तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये वाला भी हमने पढ़ा था, ये वाला भी पढ़ा था, और दैट इज द स्टेज ऑफ क्वालिफाई द एग्जाम। यदि आप सोचेंगे नहीं हम इकट्ठे एक साल में करंट अफेयर पढ़ेंगे, पता चलेगा कि आप सारे दिवस याद करके गए, कौन सा दिवस कब मनाया गया, इसका दिवस उसमें मिक्स हो गया, उसका दिवस उसमें मिक्स हो गया। जैसे अभी अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है इंडिया में, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, दस्तलिक हुई है ना? कितने लोग जानते हैं कि दस्तलिक कहाँ पर अभी हुआ है? बस जो लोग जानते हैं हाथ उठाइए। दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में कंप्लीट हुई है अभी अभी। एंड एक लोग क्लास में हाथ उठा रहे हैं, बताइए कहाँ हुई है? आप श्योर हैं कि असम में दस्तलिक हुई है? चलिए जरा फोन निकालिए अपना आप लोग, आप सर्च करिए, मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड इन, सर्च करिए। इट्स वेरी शेमफुल, एंड आई डोंट नो व्हाई द करेंट एस्पिरेंट कम्युनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स द सोशल मीडिया एंड रील्स एंड चार्मिंग न्यूज। बहुत अलग लेवल की प्रॉब्लम है। दस्तलिक, DUSTLI, दस्तलिक, दस्तलिक एक्सरसाइज रिसेंटली कंप्लीटेड इन, बताइए 2026 डालिए, 2026। हाँ, एक बार जरा और डिटेल पढ़ लीजिए उसका। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि इंडिया को उज्बेकिस्तान के साथ ऑपरेशन करने का क्या जरूरत है? क्यों हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं? कोई कारण? उज्बेकिस्तान के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज करने का पर्पज क्या है? यूएस के साथ आप करते, पाकिस्तान के साथ आपने कभी ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है? सामने सामने से प्रत्यक्ष करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऐसा होता है ना? लेकिन नेपाल के साथ आप करते हैं, इंडोनेशिया के साथ आप करते हैं, तो क्या ये सब एक ही दिन में आप याद करेंगे लास्ट में जब एग्जाम देने जा रहे होंगे? तो नहीं। क्या करना है? डे टू डे बेसिस पर आपको ये काम करना है। तो कैसे करेंगे? हमने जो आपको बताया, जो मेरी समझ कहती है वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पढ़ने में आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट करते हैं, यदि इंग्लिश मीडियम में आप ऑप्ट करते हैं तो बेस्ट तो द हिंदू है, लेकिन द हिंदू की लैंग्वेज और द हिंदू का कंटेंट शुरुआत में आपको समझ में आए, इसकी थोड़ी संभावनाएं कम है। इसलिए आप इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं आप। ये उस कंडीशन में है जब आपको उत्तर प्रदेश में एग्जाम नहीं देना है, बात मेरी समझिएगा। और यदि देना भी है, लेट से आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, मेंस लिखना आपको, और मीडियम आपका इंग्लिश है, तब तो आप इसे पढ़िए, लेकिन साथ साथ में हिंदी का एक न्यूज़पेपर भी जरूर आप देखिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदी निबंध भी आपको लिखना है। यदि आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें आपको इंग्लिश की जानकारी को बढ़ाना है, तो इसमें से जो मैंने बताया कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। हिंदी में आइए, तो सबसे बढ़िया जो पेपर है वो दैनिक जागरण में भी समझना है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लीजिए। राष्ट्रीय संस्करण क्या मतलब हुआ, इसका संस्करण का क्या मतलब हुआ, समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने दैनिक जागरण का लखनऊ संस्करण ले लिया, तो पता चला कि फ्रंट पेज पर कोई बड़ी न्यूज कवर हुई है, जैसे ही आपने पेज पलटा, लिखा है इस बार आएंगे आम के बड़े फल। वो परीक्षा में नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़े, लिखा है फांसी लगा कि युवती मरी, मामला प्रेम प्रसंग का, ये भी नहीं आएगा परीक्षा में। अगले पेज पर पहुंचे, पता चला कि किसी एक कॉलोनी में सारे नाले जाम, सड़क पर फैला कचरा, ऐसे तो आते हैं न्यूज।
तो ये नहीं आएगा परीक्षा में आपके ना। हाँ, लोकल न्यूज से भरा होगा, तो इसलिए आप राष्ट्रीय संस्करण लें। यदि ये नहीं मिलता है तो आप जनसत्ता ले लीजिए, कोशिश करिए, मिलेगा तो जरूर, हो सकता है एक दिन का पुराना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कौन सा मीडिया डिबेट में जाना है, आपको तो करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो आप एक दिन पीछे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पीछे चलिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने देखी, एक रिग्रेट होता है कई बार। जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास न्यूज़पेपर आया सवेरे, आप जल्दीबाजी में निकले, सुबह आपने पढ़ा नहीं, शाम हो गई, रात में भी नहीं पढ़ा, एज इट इज पढ़ा रह गया, अगले दिन आपने उसको यूज कर लिया कहीं, गेटिंग माय पॉइंट, रोटी पैक कर लिया। अब नहीं, ये हम जैसे गरीब लोग न्यूज़पेपर में रोटी पैक करते हैं, सब लोग नहीं, बात समझ रहे हैं ना बात। हाँ, क्या बच्चा? देखिए कह रही हूँ फॉयल पेपर नहीं यूज करना चाहिए, समझते हैं ना आप लोग। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए होंगे। कौन सा पेपर बताइए? फॉयल पेपर कह रही हैं, FOIL, फॉयल पेपर, जानते हैं आप? बहुत बढ़िया, ये नहीं जानते, गरीब आदमी नहीं ये सब जानता है, समझ रहे हैं। अब तो खैर गरीब आदमी भी न्यूज़पेपर तक पहुंचा किसी तरीके से, क्योंकि जुगाड़ से मिल जाता है ना। पहले लोग कपड़े में ही बांध लेते थे रोटी, रुमाल वगैरह टाइप में रोटी बांध लेते थे, समझ रहे ना। तो खैर यदि शाम हो गई नहीं पढ़े, अगले दिन फिर न्यूज़पेपर आ गया, मान लो ये प्रक्रिया 2 दिन चलती रही। जैसे आप, कई बार होता है कि आप लोग आलस में भी रहते हैं कि सुबह सो को उठना था शेड्यूल में 6 बजे, जगे ही 8:30 बजे, तो न्यूज़पेपर कब पढ़े, उठे भागे सीधा। तो ऐसे में रिग्रेट नहीं करना है। 5-10 रुपये का न्यूज़पेपर है, मान लो 2-4 दिन बर्बाद भी हो गया, तो आपके दिमाग में घंटी तो बज रही है ना कि यार हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद अनसब्सक्राइब कर दो, भैया आप मत ले आइएगा, ले आने दीजिए, क्या हो जाएगा, महीने भर में 100-150 रुपये वेस्टेज हो जाएंगे यदि 1 महीने लगातार भी नहीं पढ़ते हो तो। आत्मा अंदर से तो धिक्कारेगी ना कि हाँ फिर मंगाते क्यों हो, हाँ आया ना। क्या पता किसी एक दिन आत्मा की चोट दिल तक पहुंचे और पढ़ना शुरू कर दें। तो एटलीस्ट ट्राई 3 मंथ्स, 3 महीने का मान के चलो, नुकसान सही लेकिन आने दो उसको, समझ रहे हो। तो बेस्ट वे क्या है, न्यूज़पेपर वाले को 3 महीने का इकट्ठा पैसा दे दीजिए कि भैया वापस भी मत करना, और मैं लाख मना करूं कब मत दीजिए, अब मत दीजिए, देते रहना, ले आके फेंकते रहना पेपर, समझ रहे बात। तो इससे आपका कुछ कहिए आप लोग, बताइए। एक बात बताइए, गरीब आदमी भी रिचार्ज तो 1 महीने का कर रहा है ना, और कैसा, अच्छा रिचार्ज आपका प्रीपेड है ना। अरे जो मोबाइल आप यूज करते हैं प्रीपेड करते हैं, तो प्रीपेड अब 30 दिन में 2 दिन मान लीजिए आपकी तबीयत खराब होगी, नहीं भी आप यूज किए फोन अपना, तब भी तो कट तो उतने ही दिन में जा रहा है, 28 दिन में हो रहा है ना ऐसा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गरीब आदमी भी जब अस्पतालों में जा रहा है तो पहले वो पैसा तो एडवांस जमा कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो गरीबी से बाहर निकलना भी गरीब आदमी की ही जिम्मेदारी है ना। हाँ, ये भी कर सकते हैं। VCA देखो, गरीब पैदा होना, एक कहावत कही जाती है, सुनिए, कि गरीब पैदा होना ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन गरीब मरना ये आपके हाथ में है। आप गरीबी से बाहर निकलने के लिए ताकत लगाइए, बाहर निकल जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर पूरी ताकत लगाई जाए और उससे हम बाहर ना निकलें। तो VCA साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और वो एफर्ट यही सब है, समझ गए मेरी बात को। तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स करंट अफेयर का। कई बार छोटी छोटी यूट्यूब पर रील्स में क्लासेस आती हैं कि मतलब रील्स के माध्यम से पढ़ें करंट अफेयर, नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ तो लेंगे, लेकिन वही वाली बात हो जाएगी कि मतलब भूख लगी यार, मोमोज खा लो, मोमोज खा लिया, 15 मिनट बाद फिर भूख लग गई, तो फिर मोमोज खा खा के बीमार हो गए पता चला। इसलिए जो है आप लोगों को करंट अफेयर डेली बेसिस पर डाइजेस्ट करना है। अब इसमें 2 तरीके हैं, देखो इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपको ये सब पढ़ना है, दूसरा तरीका है कि डेली करंट अफेयर का MCQ सॉल्व करना है। क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इधर उधर से न्यूज सुन लिया, समझ लिया, बट एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन बना उस पर आपने सॉल्व नहीं किया, तो दिमाग को नहीं पता चला कि आपने क्या रिसीव किया और क्या
नहीं रिसीव किया। ठीक है, तो करंट अफेयर पर ये करना। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो? एक डाउट और होगा कि सर कोई मैगजीन बता दीजिए मंथली। तो मेरी नज़र में 2-3 मैगजीन बहुत कॉमन है, आप ले सकते हो उसको। एक तो दृष्टि IAS की मंथली आती है, आप वो ले सकते हैं, अच्छा कंपाइल करते हैं। क्रॉनिकल की आती है, वो थोड़े कम में और अच्छी होती है, कम पेजेज में, समझ रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अदरवाइज आप अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं, रहने दीजिए अदरवाइज का। ठीक है, मंथली कोई बोलो, लेकिन ये दो बहुत अच्छी हैं, मतलब कम पेजेज में काम भर की जानकारी आपको मिल जाए। जैसे प्रतियोगिता दर्पण भी आप ले सकते हैं, बल्कि है थोड़ी थोड़ी प्रतियोगिता दर्पण थोड़ी मोटी होती, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन अंततः आपको सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस देगा वो देगा आपका MCQ। पढ़ने के बाद ये करिए। अच्छा देखिए, डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, मंथली मैगजीन पढ़ी, और उसके बाद MCQ आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता चला जाएगा। ठीक है, और सोचना शुरू करिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो करंट अफेयर की बात हो गई, GS का कैसे हम लोग अप्रोच करें वो बात हो गई। अब GS पर अप्रोच जो करेंगे उसके साथ साथ एक जो खास बात बता रहे हैं। चलिए, आप लोग चूंकि मान लीजिए मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बात बताता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जैसे जो क्लासेस आपके यहाँ पर चल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज MCQ आपको करना है। कैसे करना है? 2 तरीके से करना है। सपोज दैट हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है आपको, तो हिस्ट्री पढ़ाया गया तो वही चैप्टर जाकर के आप घर पे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की आपके पास बुक हो, सेम चैप्टर का MCQ सॉल्व करिए। और केवल MCQ ना सॉल्व करिए। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, चलो भाई ऑप्शन डी सही है। आप स्विच कर गए अगले क्वेश्चन पर कि आपको आंसर तो आ रहा है, नहीं आंसर आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसको पढ़िए, और इन 3 ऑप्शंस पर भी सोचिए कि ये 3 ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। यानी कि शुरुआत में जब आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पर आपको कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम देना है कि इस क्वेश्चन से और क्या एंगल ओपन हो रहे हैं। केवल आंसर हमें मिल गया इसलिए हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है, तसल्ली से पढ़ना है। और जो यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी लाइन मिल जाए जो आपके नोट्स में नहीं लिखी थी और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इस पॉइंट या लाइन को आप अपने नोट्स में स्टिकी नोट्स के फॉर्म में लिखिए। क्योंकि अंततः आपको अपने नोट्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले आपको कोई बुक नहीं छूनी है, केवल अपना नोट्स आपको पलटना है। उसे इतना ज़्यादा अपडेट और अपग्रेड करके रखिए कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्लियर ना? तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि ये करने का। चलो, अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम, कोई बुक आपने ले ली, घटना चक्र ले लिया, यूथ पब्लिकेशन ले लिया, आपने कोई और ले लिया, जो भी पब्लिकेशन आपके पास है, तो सब में यहाँ आंसर लिखा होता है नीचे, होता ना ऐसा? तो ह्यूमन नेचर है, ना चाहते हुए भी आंसर दिख जाता है। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, हाँ दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो कि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं लेट से अकबर का, तो लगभग सभी क्वेश्चंस में ऑप्शन जो होगा वो कौन होगा? अकबर होगा। तो गलत होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बहुत कम हो जाती है। मतलब आपका दिमाग आंसर ढूंढ नहीं रहा, आंसर उसके पास रखा हुआ है, बस उसे क्लिक कर लेना है ना? इसका एक दूसरा तरीका यह है कि ये तो करिए, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसे बहुत तेजी से करना है। दूसरा तरीका है कि आपके सामने डायरेक्टली MCQ आए, और ये MCQ टाइमर के साथ आए, टाइमर चल रहा हो कि इतने सेकेंड में आपको बताना है। अब इसका जो बेहतर सोल्यूशन मैंने निकाला है वो आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो कि YouTube पर होंगे, तो कम्प्लीटली फ्री है। कुछ दिनों से बंद कर दिया था हमने, क्योंकि ये कंफर्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे अभी आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे ना, तो इतना ही टेम्परेचर चाहिए होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। तो अभी आज भी 7 बजे से आपकी क्लास लाइव लगी हुई है। कोशिश मेरी है कि जो सब्जेक्ट आपकी क्लास में चल रही है उसी क्लास को इंटीग्रेट करेंगे, और रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप एनी हाउ समय निकाल करके 7 बजे से 8 बजे तक, या 8 से 9, जो भी आपके पास मैसेज आए, चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा। इस टाइम में हमारे साथ लाइव बने रहिए। MCQ प्रैक्टिस जब लगातार आप 2-3 महीने करते हैं, तब आपका नॉलेज बहुत वास्ट होने लगता है। क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, 10 सेकंड का टाइम है, बताना है तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं आंसर बता के, तो आपका दिमाग पढ़े हुए टॉपिक पर भी एक्टिव होता है और सोचना शुरू करता है कि आंसर क्या होगा। अदरवाइज हमने कहा ना कि फिर आंसर सामने लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, देख तो पहले लिया, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ इसका बी होगा।
ऐसा ही तो होता है ना। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट आपको किताब से जो बताया उस तरीके से पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, और करंट अफेयर पर अपना पूरा ध्यान रखना है। ये बेसिक बात है। अब एक चीज़ और हमने कवर करने की कोशिश करी थी, पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज पर भी बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों को जो डाउट है पूछिए। प्रायः ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों में कि जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं या जितने भी लोग पढ़ा रहे होते हैं, सब आपको एक ही बात बताते हैं कि भैया शुरुआत जो करना है वो पीवाईक्यू से करना है, राइट। लेकिन आप लोग सब करते हैं लेकिन पीवाईक्यू छोड़ना शुरू कर देते हैं, पीवाईक्यू नहीं करते। उसका कारण है आप लोगों को ये लगता है कि सर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब पीवाईक्यू करेंगे। नहीं, कैसे करना है? पीवाईक्यू आपको डे 1 से करना है, फ्रॉम डे 1। जिस दिन आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आपको शुरू कर देना है पीवाईक्यूज। इवन की टीचर से आगे चलना है। जैसे आपने कोई पीवाईक्यूज की बुक खरीद ली, राइट, मान लीजिए चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप पूरी पॉलिटी समाप्त कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लास में कब समाप्त होगा वो, क्योंकि पीवाईक्यूज में क्या है, क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। तो आप जैसे गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस पढ़ते हैं, क्या सभी मंत्रों का, सभी श्लोकों का अर्थ आपको पता चलता है? नहीं पता चलता ना। लेकिन पढ़ने के बाद मन को क्या मिलता है? शांति मिलती है कि हमने पढ़ लिया। तो जब आप ऐसा पीवाईक्यूज में भी करेंगे तो आपका दिमाग इस बात के लिए आपको ट्रेंड करेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने पढ़ लिया। तो डोंट वेट कि कब सिलेबस समाप्त होगा तब हम पीवाईक्यूज करना शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? एक बात। दूसरी बात ये, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया कि, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से मान लो पूछा गया कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग कहलाता है। तो आप लोगों ने बता दिया, चलो मान लो पहला ऑप्शन हमने दे दिया देवप्रयाग, और दूसरा ऑप्शन मान लो लिख दिया विष्णु प्रयाग, लिख दिया ना। और बताइए विष्णु प्रयाग के बाद क्या लिख दूं? कर्ण प्रयाग लिख दिया। और क्या लिख दूं भाई? रुद्र प्रयाग लिख दिया जाए। ठीक है, रुद्र प्रयाग लिख दिया। चलिए, अब आंसर आपको पता था ना, आंसर आपको पता था। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि जो आंसर आपको पता है इसको आप मार्क किए और आगे बढ़ गए, और अपने आप को बता दिए कि हमको तो बहुत कुछ आता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया, कहा निम्नलिखित प्रयागों पर और नदियों के मिलन स्थल पर विचार कीजिए, और फिर पूछ लिया कि रुद्र प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती हैं। तो फिर क्या हुआ? कॉन्फिडेंस पूरा बॉटम में चला गया, विचार ही करते रह गए। सही कह रहे हैं, है ना। तो ये विचार अभी कर लो, ये विचार आपको अभी करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस में आप मेहनत करेंगे ना, एग्जाम में उतना कंफर्टेबल फील करेंगे, यही नियम है। तो ये विचार आज ही कर लो ना प्रीवियस ईयर पेपर पर। भाई फोन है, दुनिया है, टीचर है, मेंटर है, सब लोग उपलब्ध हैं। जो चीज समझ में नहीं आई ले के पूछे। मैं तो नहीं कहूंगा करे अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, तुम आखिरी चैप्टर सवाल क्यों पूछ रहे हो? यहाँ तो खुली छूट है, क्लास पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। एक एक व्यक्ति का नाम लेके पूछा जाता है, भाई आप भी डाउट पूछ लीजिए, होता है ऐसा ना। तो आप पीवाईक्यूज को इस अप्रोच में करिए और टारगेट सेट करिए वीकली। टारगेट सेट करिए आप वीकली, वीकली टारगेट सेट करिए कि इस वीक में कौन से एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज पूरी तरह से समाप्त करना है। बहुत बल्कि लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ईयर डिसाइड कर लीजिए कि भाई लास्ट 5 ईयर का इस वीक में कर देना है, अगले 5 साल का अगले वीक में कर देना है। लेकिन बिना टारगेट के वर्क मत करिए। टारगेट बेस्ड वर्क करेंगे तभी कुछ रिजल्ट दिखेगा, अदरवाइज आपको तैयारी करते करते कब 3-4 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कब 5 साल बीत गए। समझ गए ना। ये कहने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि नहीं सर 5 साल तो हम तो नहीं सोच के आए 5 साल, लेकिन हमने 15 साल भी लोगों को बिता देते हुए देखा है, 10 साल तो बहुत इजीली बिता देते हुए देखा है। समझ रहे हैं? आप कभी चले जाइए प्रयागराज, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2009 में 10 में कमरे लिए थे रहने के लिए, तैयारी करने के लिए, अभी भी मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कभी भी मेरा हो जाएगा, इस बार हो भी जाएगा, लेकिन फिर सफलता इसको नहीं मानी जाएगी ना। 15-15 साल तैयारी करोगे आप, इसका मतलब है कि शुरू के कुछ सालों में दिशा ही गलत हो गई थी। समझ रहे? नहीं, यही 2016-17 में पढ़े हुए लड़के, 18 में पढ़े हुए लड़के अभी भी घूमते टहलते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर अभी लेखपाल वाला एग्जाम देना है, अभी लोअर पीसेस वाला देना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है। उम्र कितनी है? 40 साल।
कैटेगरी यदि कोई है तो रिजर्वेशन भी लगेगा उसमें 3 साल 5 साल का, और कोई कैटेगरी तो हो सकता है 55 साल तक आपको एग्जाम देने का मौका मिले। तो तय कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली कितने साल में क्या करना है, राइट। तो जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। पुलिस कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में क्या हुआ, एज लिमिट बढ़ा दी गई, मतलब छूट दे दी गई थोड़ी थोड़ी ना, 3-3 साल की। तो जो लोग बाहर थे वो लोग भी, उनको मौका मिला। मौका 4 बार मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी सही होगी तो पहली बार में क्लियर होगा, नहीं होगी तो 40 बार मौका दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। देन हाउ टू अप्रोच पीवाईक्यूज, ये समझ में आ गया। इसमें एक गलती और होती है, पता चला कि 2019 में आपके भैया वही किताब पढ़ करके सेलेक्ट हुए थे, पीवाईक्यूज की घटना चक्र रखी हो आपके पास। आप कह रहे सर मेरे पास तो घटना चक्र रखी है, नहीं, जिस वर्ष आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके ठीक 1 साल पहले तक का कवर्ड होना चाहिए। जैसे आप 27 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 26 तक का पीवाईक्यूज होना चाहिए। भैया वाली किताब 19 की है और सारा पेपर जो बनेगा 19 के बाद 20 से लेके 25 तक को टारगेट करके बनेगा। इसका मतलब है कि आप केवल इमोशनल हो गए थे किताब के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? नहीं, तो किताब पर पैसा खूब खर्च करिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पीवाईक्यूज को इस तरीके से अप्रोच करना है। क्या क्या हमारा मुद्दा आज की क्लास का था, जल्दी से हम बताएं आपको। कैसे पढ़ें, उस पर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। पढ़ने आता है, किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सोचने का तरीका हमने शुरू में बता दिया, ठीक। स्टडी मटेरियल क्या यूज करें, तो मैंने बताया कि अभी इस पर बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यदि जीएस की आप बात करें, यदि आप किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग क्लास में, तो उस कोचिंग क्लास के नोट्स पर रिलाई करिए। और यदि वहाँ के टीचर या मेंटर आपको बता रहे हैं कोई बुक आपको खरीदनी, तभी बुक खरीदिए, अदरवाइज अनावश्यक बुक ना खरीदिए। आपके पास कोई एडजेसेंट, मान लीजिए कोई आपके पास मेंटर है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उससे आपने पूछ लिया कि भाई हिस्ट्री कौन से बुक से पढ़ें, तो वो कह देगा बिपिन चंद्रा ले लीजिए, आर एस शरण ले लीजिए, सतीश चंद्रा ले लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ना, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए पॉलिटी में, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री की, ये सब आपको एडवाइस कर देगा। लेकिन हो सकता है कि किताबें आपको मेन स्ट्रीम प्रिपरेशन से बहुत दूर ले आके खड़ी कर दें। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप भरोसा उन पर करिए जो, जहां आप पढ़ रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहा है, वो जो बुक बताए उसको आप खरीद लीजिए। एक बुक बहुत मैंडेट है बेसिक के लिए, बिल्कुल कि फैक्ट आपको याद हो, फैक्ट ना भूलें, उसके लिए लुसेंट जीके टाइप की कोई भी बुक आपके पास वन लीनियर टाइप की होनी चाहिए, जिसको आप बार बार फैक्ट याद करते रहें, ठीक है। बाकी क्लास नोट्स पर रिलाई करिए, पीवाईक्यूज करिए, इन तीनों को बता दिया। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट में और पीवाईक्यूज में अंतर होता है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जिस तरीके से पेपर आपका एग्जाम में आएगा वैसा पेपर आपको दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आप तब तक शुरू मत करिए जब तक कि आपके एग्जाम की क्लियर डेट आपको ना पता हो कि इस डेट में एग्जाम होना है। जिस डेट में आपको एग्जाम होना है उससे पहले कम से कम मान के चलो कि बेयर मिनिमम 2 महीना पहले तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। और यदि यूपीएससी या स्टेट पीएससी टाइप का कोई बड़ा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर आपको कोशिश करना है कि एवरी संडे हमें एक मॉक देना है। समझ रहे हैं आप? और मॉक में नंबर शुरू में आपको बहुत कम आए, मान लो पेपर किसी कोचिंग वाले ने बहुत टफ बना रखा है, नंबर कम आ रहे हैं, 200 में से 10 नंबर आपके आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि जीरो तो नहीं आ रहा है, माइनस तो नहीं आ रहा है, जीरो से तो ऊपर चल रहे हैं ना। इस तरीके से अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि आज 20 आया है तो कल जो है 120 आएगा, और जिस दिन 120, 130, 135 आने लगेगा सिलेक्शन हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मॉक देना शुरू करना है, लेकिन एक थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। ऐसा नहीं कि आज तैयारी करना शुरू किया आज ही मॉक उठा लिया, तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, मॉक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर का हमने बेस्ट तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। तो जो 4 टॉपिक हमारे दिमाग में था कि आपको बताना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस 4 पर आपके मन में जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा भी जो चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि परेशान कर रही है, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ जनरल स्टडीज़, तो आप मुझे बताइए एक एक करके। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन रेज करेंगे उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो मैं आपको और बता पाऊंगा। प्लीज़ एनीवन डाउट्स आपके क्या क्या हैं? सारा सब्जेक्ट एक साथ मैनेज कैसे करें, है ना। पहली बात तो ये कि सारा सब्जेक्ट एक साथ मैनेज नहीं करना है, सब्जेक्ट्स की अपनी अप्रोच है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब आपको लगे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी को। किसको कर सकते हैं भाई? क्यों कर सकते हैं?
इंडियन पॉलिटी को, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है भाई। जो भी इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो कब हुआ है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई है पूरी वो भी ब्रिटिश एरा। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो इसी टाइम पर हुआ है, तो इसके साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, खास करके आप फिजिकल या वर्ल्ड इंडियन कोई पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के साथ आप इन्वायरमेंट के कुछ हिस्सों को कवर कर सकते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के कुछ हिस्सों को आप कवर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि कहीं का इन्वायरमेंट बेसिकली कहाँ पर डिपेंड करता है? वहाँ के ज्योग्राफी पर। ये लिंक बनेगा। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप डिजास्टर मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर ज़्यादा डिजास्टर आएगा वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, राइट। ठीक इसी प्रकार से जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसी के साथ कनेक्ट करके आप इकोनॉमी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि कहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा बूम करेगी ये भी डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफी पर। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर रूल किया, इंग्लैंड ने लगभग पूरी दुनिया पर रूल किया, तो एक कारण उसमें ज्योग्राफिकल भी है, एक कारण उसमें ज्योग्राफिकल है। वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा था कि वहाँ के लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। कैन यू बिलीव कि यदि एलन मस्क का जन्म अफ्रीका के तंजानिया में हुआ होता तो इतने बड़े बिजनेसमैन वो हो जाते यदि वहीं रहते तो। अमेरिका का, यूएसए का जो क्लाइमेट है, यूएसए का जो वर्किंग क्राइटेरिया है, शायद वो एफर्ट दे रहा है उनको अच्छा बिजनेस कर पाने में। आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यूपी की ज्योग्राफी, तो जब यूपी की ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ आप यूपी का पॉपुलेशन पढ़ लीजिए। पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मैं आपसे पूछूं कि बुंदेलखंड में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या वही डेंसिटी पूर्वांचल में भी है? आंसर होगा नहीं, पूर्वांचल में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, यस या नो? तो इस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ जोड़ना है ये पता होना चाहिए, राइट। अब जैसे बायोटेक आपको पढ़ना है, तो जब आप जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इस बायोलॉजी के साथ ही आप इस समय बायोटेक पढ़ें। क्यों? क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता है कि डीएनए क्या होता है तो जीन एडिटिंग कैसे पढ़ोगे भाई? समझे कि नहीं? जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जनरल स्टडी में फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उस समय आप साइंस टेक में स्पेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, आउटर स्पेस पढ़ लीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, ताकि लिंकेजेस बने आपके। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स का अपना पेयरिंग कर लीजिए कि कौन सा विषय हमें कब पढ़ना है। जब आप एंशिएंट पढ़ें तो उसी समय से आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि किस तरीके से हमारी संस्कृति लगातार बदली है, शुरुआत में हम क्या थे, वो लिंक आपका बनेगा। समझ गए कि इस पर और कोई डाउट है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, मैपिंग को समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैप के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है ना, सोचना है। जैसे किसी ने कहा कि, सपोज दैट किसी ने कहा कि अगली मीटिंग किसी समिट की युगांडा में होने जा रही है, तो आपका दिमाग सबसे पहले इस पर क्लिक करना चाहिए कि ये यूरोप में है कि अफ्रीका में है कि साउथ अमेरिका में है, कहाँ पर है। तुरंत आप एटलस उठाएं, क्योंकि देखिए मैप की एक लिमिट है, बात समझना। मैप जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या मैप होना चाहिए? एक होना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिकल, और एक होना चाहिए वर्ल्ड फिजिकल। ये वो बड़े वाले मैप होने चाहिए जिसको आपने वॉल पर पेस्ट कर रखा है। समझ रहे हैं आप? पेपर वाला मैप जो आता है वॉल पर आपने पेस्ट कर रखा है। अब आपका जैसे न्यूज आपने पढ़ना शुरू किया और न्यूज में लिखा हुआ है कि हौती विद्रोही बाब अल मंदेब को चोक कर सकते हैं या वहां पर दबाव बना सकते हैं, तो तुरंत आप ये सर्च करिए कि बाब अल मंदेब कहाँ पर है, और एक बार उसको पॉलिटिकली देखिए और एक बार फिजिकली देखिए, और हाईलाइट करिए कि किस लोकेशन में है। ठीक है जी? तो अब ये फॉर द फ्यूचर बीइंग ना आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि बाब अल मंदेब कहाँ पर है, किस कंट्री के पास है, किसका क्या कंसर्न है, आगे की न्यूज। ठीक इसी प्रकार से इंडिया का 2 मैप आपके पास होना चाहिए। मैप आपके पास फोल्डेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आपकी दीवार पर लगा होना चाहिए, आपकी दीवार पर लगा होना चाहिए। कौन सा? इंडिया का भी पॉलिटिकल और इंडिया का भी फिजिकल। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। इंडिया का पॉलिटिकल और इंडिया का फिजिकल, ये 2 मैप हो गया। इसके बाद प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एटलस।
अब एटलस मैंने देखा है लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है एटलस इसकी जानकारी उनको नहीं रहती है। कई बार क्लास में भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग पूरा खोज लिए लोकेशन कहाँ पर है, कुछ लोग एटलस में समझे नहीं पा रहे हैं कहाँ मिलेगा। तो एटलस कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। सबसे पहला काम करिए, जो एटलस का इंडेक्स है ना, एटलस का जो इंडेक्स है जिसे आप विषय सूची कह रहे हैं, पहले इस पर समय दीजिए कि इसमें किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। लिखा हुआ है कि इंडियन डांसेस, इंडियन डांसेस, तो सर इसके लिए एटलस की जरूरत है? हाँ ये है, एटलस की जरूरत है। यदि मान लीजिए ऐसे मैप बना दिया जाए भारत का, और कोई कहे कि भाई यहाँ पर जो है कथक होता है, क्या होता है? कथक। तो आपने तो पढ़ा है कि कथक होता है, लेकिन एग्जैक्टली दिमाग उसको फाइंड आउट करे कि किस रीजन में होता है। तो यहाँ पर कथक होता है कि नहीं होता है? और कथकली, देखो ये नहीं पूछे थे कि केरल या तमिलनाडु, पूछे थे यहाँ पर होता है कि नहीं कथकली। आप ऐसे ही देखें तो जब आप एटलस वाला पेज ओपन करेंगे तो आपको स्टेट वाइज हर स्टेट में कौन सा डांस है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मैप बना के उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके भूलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, फिर आप भूलेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि आपके दिमाग ने एक फ्रेम तैयार किया है कि कहाँ पर क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे खाना खाते हैं, किस तरह का सोसाइटी वहाँ पर है, किस। अब देखिए जैसे जैसे आप इधर मूव करते हैं चावल के आइटम ज़्यादा आपको मिलने लगते हैं, मिलते हैं ना। और जैसे जैसे आप इधर मूव करते हैं रोटी के आइटम ज़्यादा मिलने लगते हैं। आप पंजाब में जाकर के किसी से कहिए कि भाई चावल नहीं बनाए हो क्या खाने में, तो वो जनरली जवाब देगा कि भाई हमारे यहाँ तो रोटी और चने और मक्के यही चलते हैं, है कि नहीं। आप ये डिफरेंस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। वेस्टर्न यूपी के किसी व्यक्ति से आप बात करिए तो रोज उसके घरों में चावल नहीं बनता है खाने में, है ना, बताओ। लेकिन यदि इधर आप बलिया, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर जाके कहिए कि केवल रोटी खा लो, कहेगा पेट ही नहीं भरा, कहेगा पेट भर के मजा नहीं आया। आत्मा की संतुष्टि, कहते हैं वो रोटी खाए तो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, उसको बैलेंस कर रहे थे चावल खा के, ऐसे जवाब भी आते हैं, समझ रहे हैं। तो क्यों आदमी ऐसा पसंद कर रहा है? क्योंकि इधर चावल का प्रोडक्शन एज कंपेरिजन टू दीज रीजन्स, अब यहाँ का आदमी कहो भाई कि तुम रोटी खाओ रोज गेहूं की, यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन है ही नहीं तो रोटी क्यों खाएगा? बहुत सिंपल सी बात है। जापान के आदमी से कहिए कि तुम मछली ना खाओ, सारी जितनी भी वाटर कंटामिनेटिंग डिजीजेज हुई, चाहे इटाई इटाई की बात करूं, चाहे मीनामाटा की बात करूं, ये सब जापान में ही क्यों प्राइमरली डेवलप हुई? क्योंकि फिशेस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जापान का आदमी मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा बताओ? उसके पास कौन सा पालक पनीर का ऑप्शन है? है कि नहीं? आप सोचिए आप कि तमिलनाडु का ब्राह्मण मछली खाने में उसको कोई ऐतराज नहीं है, नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि राम 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 राम, मछली का नाम मत लीजिए, धर्म खराब हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो उससे उसको मिलना है, फैटी एसिड्स जो मिलने हैं अच्छी क्वालिटी के, यहाँ पर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ के पास ऑप्शन नहीं है। इस कोस्टल रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं वो तो मछली खाएंगे ना। अब वो जाति देख के थोड़ी ना कोई भोजन करता है भाई। यदि सऊदी अरबिया का मुसलमान मांस खाने में ज़्यादा भरोसा कर रहा है तो उसका मजबूरी है कि उसके पास फूड ग्रेन और दूसरे ऑप्शंस बहुत कम हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेन मिट्टी नहीं है कि एकदम से धान और चावल की बढ़िया गेहूं की खेती कर रहे हो, मक्के की, उसके पास ऑप्शन ही वही है, मुर्गा बकरा वही खाएगा वो। हाँ बात समझ रहे हैं ना। तो ये सोचिए, तो एटलस का इंडेक्स जब आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हमें एटलस पढ़ना है। तो मैप में क्या क्या आपके पास होना चाहिए? वर्ल्ड के और इंडिया के दो दो 4 मैप ये आपके पास लगे होने चाहिए। मतलब एक रूम का आधा हिस्सा ना जहाँ पर आप रहते हैं वो मैप से भरा होना चाहिए। और कई बार ऐसा करना है कि उस मैप के पास जाकर के आपको खड़े हो जाना है। जैसे न्यूज़पेपर उठा लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैप के पास खड़े हैं, मैप से बातें करिए, अकेले कमरे में मैप से बात करिए। तो जब बात करना शुरू, इसकी परवाह मत करिए कि कोई आपकी बातों को सुन रहा है, कोई आपकी एक्टिविटी को देख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बनाने दीजिए, देखने दीजिए। हाँ रिप्लाई चाहिए किस चीज का? अच्छा मैप से तो बहुत अच्छा रिप्लाई आता है। आप बताएं, मैं तो घंटों बातें करता था, मैं तो अपने छत पे भी मैप लगा रखा था।
तो जब मैं लेटता था ना सोने के लिए, मतलब मेरा ऐसा मानना था कि अब तो खैर इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि नहीं बता रहे, आप इधर करवट लीजिए तो इधर से मैप विजिबल होना चाहिए। उस समय मैं बड़ा दुखी हो जाया करता था कि क्यों नहीं कोई ऐसा डिवाइस है कि यहीं से ऐसे करो जूम हो जाए, फिर मजा आए। जैसे स्क्रीन मान लो इधर होती, जैसे ये इस तरह की स्क्रीन लगी हो। हाँ, अब बहुत सारे ऑप्शन है, अब आपके पास छोटे छोटे प्रोजेक्टर लैंप आ गए हैं, मोबाइल में ओपन कर लो, प्रोजेक्ट कर दो, बड़ा हो जाएगा, जूम कर दो मोबाइल से, वहां जूम हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है, जिस तरीके की दुनिया जीना चाहो। अब तो आप देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, 3D एनिमेशन से इस कमरे को आप चाहें तो ऐसा फील कर सकते हैं कि हम समंदर में बैठ के पढ़ रहे हैं। हो सकता ही नहीं हो सकता है, दुनिया बहुत आगे चली गई। तो इसे आगे जानना कहें या पीछे, यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है। तो मैप आपके पास चारों तरफ लगे होने चाहिए और एक एटलस होना चाहिए, क्योंकि मैप की एक लिमिटेशन है। जब आप माइक्रो लेवल पर चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं तो मैप में नहीं मिलता है, तो फिर आपको एटलस की जरूरत पड़ जाती है। और इसी के साथ साथ एक ब्लैंक एटलस होना चाहिए। जब खूब आपको लगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो आप अपने आप को टास्क दीजिए और अपने आप को रिवार्ड दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपको भारत की सारी नदियां क्लियर हैं, तो मन कहा तो एक बढ़िया इंडिया का ब्लैंक मैप उठाइए और भारत की सभी नदियों को मार्क करिए कि कहाँ से निकल करके कहाँ पर जा रही हैं, और फिर ओरिजिनल एटलस ओपन करिए रिवर वाला, और दोनों यदि सही सही मैच कर जाए तो एक चॉकलेट या जो भी रिवार्ड अपने आपको आपने दिया था कैसा कर लेंगे तो ये चाहिए, तो एंजॉय करिए उसको। समझ रहे हैं आप? ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो जाएंगे। जो डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर रहा है ना, जब आपका मन इन सब में लगा तो आप उससे एकदम से बाहर निकल जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि देखो, ये कहना बड़ा आसान है कि सर मन नहीं लगता है, लेकिन अपने आप से सवाल पूछिए कि कहीं ना कहीं तो मन लगता होगा। दुनिया में आप हैं तो किसी न किसी एक दो काम में आपका मन लगता जरूर होगा। हाँ, पढ़ाई के अलावा की ही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन लगता होगा। बस वहां से मन को उठा करके पढ़ाई में लगा देना, और ये काम बहुत दिन तक नहीं करना है, हार्डली 6 महीने 1 साल बस। नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद फिर नौकरी में मन लगने लगेगा, बात खत्म हो गई। यही तो है। तो मेरी तरफ से सारी बातें थी, बढ़िया सवाल था इसलिए इस पर टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। और बताइए इसके अलावा। अब भूख प्यास भी लग गई होगी आप लोगों को, मैं समस्या समझ रहा हूँ। लगता तो है कि बातें हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन कई बार बात होने लगती है तो समय लग जाता है थोड़ा सा। फिर भी ठीक है, फाइनली हम लोग इसको क्लोज करेंगे। यदि आप में से किसी को भी लग रहा है कि जितनी बातें हमने बताई हैं उसमें कोई एंगल आपके दिमाग में हिट कर रहा है तो आप पूछ लीजिए। शुरू करिए, 1 सप्ताह पढ़िए, 2 सप्ताह पढ़िए, 15 दिन बाद हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन इसी पर रखेंगे कि आपने इस पर काम करना शुरू किया तो प्रॉब्लम क्या क्या आई आपको, और कहाँ तक आप आगे बढ़ पाए और कहाँ तक नहीं। पूरा 2 घंटे का एक कंप्लीट सेशन रखेंगे, ठीक है? हाँ, जब तक मन ना भर जाए। ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, आपको लग रहा है कि नहीं हम गांधी जी की जन्म से लेकर के और आज तक को पढ़ के खत्म करेंगे, तो फिर मन लगा हुआ है तो चलने दीजिए। बोरियत होने लगी, सब्जेक्ट स्विच कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। घंटे में बात, मान लो 2 घंटे पढ़ना है हिस्ट्री, अकबर का जन्म हुआ, अकबर अब राज्याभिषेक होने जा रहा है, दो टी 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 बज गया, 2 घंटे हो गया, अरे अब होने दो राज्याभिषेक, रोको मत उसको 2 घंटे के नाम पे, नहीं तो फिर दिमाग वहां से उलझ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑन एन एवरेज जब तक मन लग रहा है 2 घंटे, एक कॉमन टेंडेंसी है, कोई भी विषय पढ़ोगे 1-2 चैप्टर पूरा करते करते, 3 चैप्टर पूरा करते करते मन भर जाता है, इंसान वहां से स्विच कर ले। मन भर गया तो ये नहीं कब हो गई आज की पढ़ाई हो गई, नहीं, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, मजा आने लगेगा उसमें। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे? जैसे कुछ करंट अफेयर को लेकर के। फिलहाल के लिए ऑफलाइन तो कोई खास ऑप्शन है नहीं, वो मंथली कोई आती कंपाइल्स। ऑनलाइन में जो ऑप्शन आप यूज करिए, बाकी यदि हम लोग कुछ कर पाते हैं तो करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू।